हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो एक बहुत ही अजीब सी और बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली स्टोरीज सुनाने वाली हूँ। तो सीधा शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरीज। ये घटना है 14 अगस्त 2005 की और समय था दोपहर के 11:30 का, यानी कि 11:30 का। इस समय ग्रीक के दो मिलिट्री फाइटर पायलट्स अपने अपने फाइटर प्लेन्स लेकर एथेंस के ऊपर उड़ रहे थे। एथेंस ग्रीस का एक बहुत बड़ा शहर है, तो ये उसके ऊपर अपने फाइटर प्लेन्स लेकर उड़ रहे थे और ये जा रहे थे एक बोइंग 737 का पीछा करते हुए। एक बोइंग 737 कॉमर्शियल एयरप्लेन इस समय हवा में था और ये थी एग्जैक्टली हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522। इस फ्लाइट ने साइप्रस से सुबह के 9 बजे उड़ान भरी थी और इस समय इस फ्लाइट में 121 लोग मौजूद थे। इस फ्लाइट को एथेंस में उतरना था और इसको करीब 45 मिनट्स पहले ही उतर जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, यानी 522 फ्लाइट नंबर ने, इसके पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। कुछ मिनट्स बाद ही इस फ्लाइट की कोई भी इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई थी। जब बाद में इस फ्लाइट का पता किया गया तो ये पाया गया कि ये जो प्लेन है ये एथेंस तो पहुंच गया है, लेकिन ये शहर के ऊपर गोल गोल चक्कर मारते हुए मंडरा रहा है। जब प्लेन को इस स्थिति में देखा गया सभी लोग बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो गए, मिलिट्री भी इन्वॉल्व हो गई और ये माना जाने लगा कि शायद फ्लाइट 522 को हाईजैक कर लिया गया है। और ऐसा भी माना जा रहा था कि जो भी हाईजैकर्स होंगे वो शायद जल्दी ही प्लेन को शहर पर ही क्रैश करने वाले हैं, ताकि बहुत सारे लोगों की मौत हो जाए। 121 लोग जो कि फ्लाइट में मौजूद थे वो तो मारे ही जाते, प्लेन को जहां पर क्रैश किया जाता वहां पर भी बहुत सारे लोग मारे जा सकते थे। इसी कारण से इन दो फाइटर प्लेन्स को फाइटर पायलट्स के साथ ऊपर भेजा गया था, ये देखने के लिए कि आखिर इस फ्लाइट में चल क्या रहा है। जब ये दोनों फाइटर पायलट्स ऊपर पहुंचे, वो फ्लाइट 522 के जब ठीक पीछे थे तो उन्होंने पाया कि फ्लाइट के साथ तो कोई भी इश्यू नजर नहीं आ रहा है। वहां पर कोई आग नहीं लगी थी, कोई भी विजिबल स्मोक नहीं था, कोई भी डैमेज नहीं हुआ था एयरक्राफ्ट को और सब कुछ ठीक लग रहा था। अब इन पायलट्स ने डिसाइड किया कि अब हम विंडोज की तरफ चलते हैं, जो फ्लाइट की विंडोज हैं उनके पास चलते हैं और अंदर झांक के देखने की कोशिश करेंगे कि फ्लाइट के अंदर क्या चल रहा है। अब ये लोग प्लेन के बगल में पहुंचते हैं। जब ये अंदर विंडोज के थ्रू देखते हैं तो वो पाते हैं कि जितने भी ऑक्सीजन मास्क होते हैं पैसेंजर्स के ऊपर वो सारे ड्रॉप डाउन हैं, पैसेंजर्स के सामने हैं और सारे ही पैसेंजर्स ने मास्क को पहना हुआ था। जितने भी पैसेंजर्स थे उस एयरक्राफ्ट के अंदर वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। या तो वो सबके सब बेहोश थे, या हो सकता है कि मारे जा चुके हों, या ये भी हो सकता था कि कुछ लोग बेहोश हों और कुछ लोग मारे जा चुके हों। फिलहाल ये दूर से जाना नहीं जा सकता था। अब इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं लग रहा था कि इन पैसेंजर्स के साथ क्या गड़बड़ हुई है। फिलहाल जो अगली चिंता इनके मन में आई वो थी पायलट्स को लेकर। वो ये जानना चाहते थे कि जितने भी पायलट्स हैं अंदर वो कॉन्शियस हैं, वो फ्लाइट चलाने लायक हैं या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जो अंदर पायलट्स मौजूद हो, यानी कि दोनों पायलट्स, वो भी बेहोश हों। अब ये लोग अपना प्लेन लेकर कॉकपिट के पास आए। कॉकपिट की विंडो से जब इन्होंने अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि पायलट्स की सीट्स के सामने भी ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप डाउन हुआ था, लेकिन दोनों ही पायलट्स अपनी सीट्स पर थे ही नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि पायलट की सीट पर एक कोई और व्यक्ति मौजूद था और उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पायलट नहीं था, क्योंकि उसने पायलट की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। जब इन्होंने इस व्यक्ति को देखा जो कि पायलट की सीट पर बैठा हुआ था, उसी समय उस व्यक्ति ने भी इन लोगों को देख लिया था। वो भी इन्हीं की तरफ देख रहा था और इनको देखकर उसने वेव किया, यानी कि हाथ हिलाया। अब इन फाइटर पायलट्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इससे वो क्या निष्कर्ष निकालें, इसका क्या मतलब समझें। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति, ये लड़का क्या चाह रहा है। अभी वो कुछ सोचते, कुछ रिएक्ट करते, इससे पहले ही वो जो लड़का था जो कि पायलट सीट पर बैठा हुआ था उसने नीचे की ओर इशारा किया, यानी कि अपनी उंगली नीचे की तरफ दिखाई, ग्राउंड की तरफ। और इसके साथ ही 1 सेकंड के बाद ही फ्लाइट 522 अब नीचे की तरफ जाने लगी थी। अब
आगे क्या हुआ उसको जानने के लिए पहले हमें थोड़ी सी पहले की कहानी जाननी होगी। उसके लिए हम पहले सुबह 9 AM की तरफ चलते हैं, जबकि ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी। जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ होती है उससे पहले उसका रूटीन सेफ्टी चेकअप होता है। फ्लाइट 522 भी अपने रूटीन सेफ्टी चेक से गुजर चुकी थी और इन सबको लग रहा था, जो भी क्रू इसको चेक करने आया था उनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल चीज को मिस कर दिया था और वो थी इस क्राफ्ट में मौजूद एक नॉब जो कि गलत सेटिंग में घूमी हुई थी। एक मेंटेनेंस पर्सन ने इसका स्विच गलत डायरेक्शन में घुमा दिया था, लेकिन किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया था। इसके बाद फ्लाइट 522 टेक ऑफ कर जाती है अपने शेड्यूल के हिसाब से और शुरू के कुछ मिनट्स तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन 4-5 मिनट के बाद ही फ्लाइट के सारे अलार्म्स बजने लगते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन मास्क एक एक करके ड्रॉप डाउन होने लगते हैं और इसका कारण यह था कि वो जो नॉब थी जो कि गलत सेटिंग में सेट थी, वो कंट्रोल करती थी कि कितनी ब्रेदेबल एयर उस एयरक्राफ्ट में मौजूद रहेगी फ्लाइट के दौरान। अब किसी ने क्योंकि उसका नॉब स्विच ऑफ कर दिया था, इस कारण से उस एयरक्राफ्ट में बिल्कुल भी ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं थी। अब क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, इसी कारण से एक एक करके वहां पर लोग बेहोश होने लगे थे। जिस दौरान वहां पर लोग बेहोश होने लगे थे, लगभग उसी समय ही वहां पर पायलट्स भी बेहोश हो चुके थे, क्योंकि उनके पास भी बिल्कुल भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। प्लेन में पूरी तरह से केओस हो चुका था। पहले तो लोग पैनिक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां पर पैनिक करने के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि हर कोई बेहोश हो चुका था। केवल एक व्यक्ति वहां पर अपने होश में था और वो था 25 years ओल्ड फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियस प्रोड्रोमो। जिस समय वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था और उसके सामने ऑक्सीजन मास्क आया, उस समय वो पूरी तरह से अपने होश में था, लेकिन बाकी पैसेंजर्स की तरह उसने उस मास्क को अपने मुंह पर नहीं चढ़ाया। जब उसने इतना ज्यादा केओस सुना, उसको पता था कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। वो वहां से उठा और जो प्लेन के अंदर इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक होता है, उनमें से एक टैंक को उसने उठा लिया। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसने ये जान लिया था कि जिस समय मास्क ड्रॉप डाउन होता है ऑक्सीजन मास्क का, उस समय इनके अंदर बहुत ही लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, जो बहुत कम समय के लिए आपको ऑक्सीजन दे सकती है। इधर जो एंड्रियास था वो पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ले रहा था, तो उसे पूरी तरह से पता था कि अगर इस ऑक्सीजन मास्क को वो लगा लेगा तो कुछ मिनट्स की ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन अगर वो उठकर इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक अपने आप से कनेक्ट कर लेता है तो उसमें कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद रहेगी और वो काफी लंबे समय तक ब्रीथ कर सकता है। अब उसने उठकर उस इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक को उठाया और उसके बाद अपने आप को उससे कनेक्ट कर लिया। फिर वो इधर उधर देखने लगा और उसने पाया कि उसके अलावा हर कोई बेहोश हो चुका था। फिर जब उसने प्लेन की खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि जो प्लेन है वो सर्किल्स में फ्लाई कर रहा है, और तब उसको समझ में आ गया था कि ना सिर्फ पैसेंजर्स बल्कि पायलट्स भी शायद बेहोश हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वहां पर लिटरली कोई भी प्लेन को उड़ा ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर उसको एक डिसीजन लेना था। क्या वो बस यहाँ पर बैठने वाला था और प्लेन को क्रैश होते हुए देखने वाला था, या फिर वो कुछ ना कुछ ट्राई करता और अपने आप को बचाने की और बाकियों को बचाने की कोशिश करता। अल्टीमेटली उसने अपना डिसीजन ले लिया था। वो वहां से उठा, उसने अपना ऑक्सीजन टैंक अपने साथ कैरी किया, वो कॉकपिट में पहुंचा। वहां पर जाने के बाद जो अनकॉन्शियस पायलट्स थे उन्हें उनकी सीट से हटाया और अब वो प्लेन को फ्लाई करने की कोशिश करने लगा। इधर जब वो दो फाइटर पायलट्स जो कि दूसरे प्लेन में मौजूद थे और जो दूर से इस प्लेन को देख रहे थे, उन्होंने एंड्रियास को ही वहां पर देखा था। एंड्रियास ने उनकी तरफ देखकर वेव किया था और एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये था कि एंड्रियास भले ही पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन अभी उसको बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं थी। ना तो वो इतना ज्यादा क्वालिफाई हो पाया था, ना स्किल्ड था कि वो इतना बड़ा बोइंग 737 खुद फ्लाई कर सकता, या फिर अगर वो फ्लाई कर भी लेता किसी तरीके से तो वो उसको लैंड बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसके अलावा एक और बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो गई थी कि जल्दी ही इस प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला था और अभी तक वो अपने ऑटोमेटिक होल्डिंग पैटर्न में था, इस कारण से वो सर्किल्स में फ्लाई कर रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया तो वो इस पैटर्न से बाहर निकल गया और अपने आप को डिसेंड करने की कोशिश करने लगा।
अब यहाँ पर एक पायलट की जरूरत थी जो कि अपना इनपुट देता प्लेन को सेफली लैंड कराने के लिए। लेकिन एंड्रियास बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि वो किसी भी तरीके से इस प्लेन को सक्सेसफुली लैंड नहीं कर सकता। ये सारी चीजें उसको इतने बड़े प्लेन को लेकर बिल्कुल भी नहीं आती थी। एक चीज पर और एंड्रियास का ध्यान गया और वो ये थी कि जो प्लेन था वो एथेंस के मुख्य शहर के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। नीचे बहुत सारे लोग मौजूद थे। अब एंड्रियास ने अपना डिसीजन ले लिया था। उसने फाइटर पायलट्स पर एक नजर डाली। उसने उनको इशारा किया एक उंगली का, और ये उंगली का इशारा नीचे की तरफ था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। वो उनको ये बताना चाहता था कि अब वो प्लेन को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। इसके बाद एंड्रियास ने एयरक्राफ्ट का योक पकड़ा और सीधा उसको लेफ्ट की तरफ घुमाने लगा। वो प्लेन को लेफ्ट साइड में ले जा रहा था, यानी कि एथेंस शहर से दूर। यहां से एंड्रियास इस एयरप्लेन को उड़ाता हुआ एक अनपॉपुलेटेड हिल साइड पर ले आया। यहां पर लाने के बाद उसने प्लेन को नीचे किया। एक तरह से वो प्लेन को खुद ही क्रैश कर रहा था। उसे पता था कि अगर ये प्लेन कहीं और क्रैश होगा तो इस प्लेन में मौजूद लोगों के साथ साथ बाहर के भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। जितने भी लोग प्लेन में मौजूद थे उनमें से हो सकता है कई सारे लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हों। इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन फिलहाल एंड्रियास इन 120 लोगों के साथ इस प्लेन को वहां पर यानी कि उस हिल पर क्रैश कर देता है और उस प्लेन में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। इन मारे जाने वाले लोगों में एंड्रियास खुद भी था। लेकिन इस घटना में कोई भी बाहरी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ना तो घायल हुआ ना ही मारा गया। तो ये एंड्रियास का एक बहुत ही हीरोइक एक्ट था जो कि एथेंस के लोग शायद हमेशा याद रखेंगे। अब मैं शुरू करती हूं आज की दूसरी स्टोरी, जो कि एक बहुत ही टेरिबल स्टोरी है। यह घटना है 1 फरवरी 2009 की, जबकि एक 32 इयर्स ओल्ड व्यक्ति जिसका नाम था लुओ जिनफा, वो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। वो वेट कर रहा था कि जो उसका लैंडलॉर्ड है, जो कि उसको लेक्चर दे रहा था इस समय, वो अपना लेक्चर खत्म करे, उसको डांटना समझाना बंद करे और यहां से जाए। अब ये जो इसका लैंडलॉर्ड था ये इसको इसलिए डांट रहा था क्योंकि इसने काफी लंबे समय से अपना रेंट नहीं दिया था। इस कारण से ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत ज्यादा नाराज था। अगर हम लुओ की बात करें तो वो इस अपार्टमेंट में 2 महीने पहले आया था, दिसंबर में। और ये जो अपार्टमेंट था ये कोई बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा स्पेशियस, बहुत सुंदर अपार्टमेंट नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही घुटन भरा छोटा सा अपार्टमेंट था। ये सीढ़ियों के नीचे था और इसमें कोई भी एयर कंडीशनिंग नहीं थी, ना ही ये बहुत ज्यादा हवादार या खुला अपार्टमेंट था। इसमें बहुत ज्यादा घुटन थी, बहुत ज्यादा उमस थी और लियो को बहुत ज्यादा पसीना आता था इसके अंदर, यानी कि कुल मिलाकर बहुत ज्यादा ऑफुल था। लेकिन फिलहाल लुओ इसके अलावा कोई भी अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो इस समय कोई भी नौकरी नहीं कर रहा था, उसके पास कुछ खास पैसा नहीं बचा था। फिलहाल यही बेस्ट था जो कि वो अफोर्ड कर सकता था। फिलहाल उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसको लगातार लेक्चर दे रहा था। फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है और साथ ही उसको ये धमकी भी दे देता है कि मेरे पास पूरे अधिकार हैं तुम्हें इस अपार्टमेंट से निकालकर बाहर फेंकने के, अगर अगली बार तुमने पैसा टाइम पर नहीं दिया। फिलहाल लैंडलॉर्ड ने उसको एक एक्सटेंशन दे दिया था, लेकिन फिलहाल लैंडलॉर्ड लगातार बोलता जा रहा था और लियो वेट कर रहा था कि किसी तरीके से उसका लैंडलॉर्ड चुप हो, क्योंकि उसको लैंडलॉर्ड से कुछ और इंपॉर्टेंट बात पूछनी थी। फिलहाल लुओ को इस रेंट की कुछ भी नहीं पड़ी थी, वो इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करना चाहता था। उसको जो बात पूछनी थी अपने लैंडलॉर्ड से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी, लेकिन लुओ के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फाइनली करीब 5 मिनट तक लेक्चर देने के बाद लैंडलॉर्ड फाइनली चुप होता है। और वो चुप इसलिए हुआ था क्योंकि वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा था कि वो लुओ के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा सकता है। जो उसने पैसा नहीं चुकाया था उसको विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अब लैंडलॉर्ड ने अपना नोटपैड निकाला और उसमें कुछ चीजें लिखकर कैलकुलेट करने लगा। अब लियो को ये बिल्कुल सही मौका लगा अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। उसने लैंडलॉर्ड से कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है और ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो लैंडलॉर्ड था थोड़ा सा सकपका गया। उसको बहुत अजीब सा लगा कि किस तरह से लियो ने उसको बीच में इंटरप्ट किया है और पता नहीं क्या बात से पूछने वाला है। फिलहाल उसने कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या पूछना है।
तब लुओ ने लैंडलॉर्ड से कहा कि मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके इस अपार्टमेंट के अंदर जिसमें मैं रह रहा हूं उसके अंदर क्या कोई मर्डर हुआ है। अब लैंडलॉर्ड को पहले तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया, वो इसको प्रोसेस ही नहीं कर पाया। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था। पहले तो जो लैंडलॉर्ड था वो थोड़ा सा शॉक में आ गया, उसके बाद वो बहुत ज्यादा चिढ़ गया और उसको ऐसा लगा कि शायद ये जो लियो है ये बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है। उसने लियो से कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, शायद तुम पागल हो, लेकिन मैं 1 महीने के बाद वापस आऊंगा और उस समय तुम सारा का सारा रेंट पिछला और अगले महीने का एकदम तैयार रखना और साथ ही इंटरेस्ट भी तैयार रखना। उसके बाद लैंडलॉर्ड वहां से मुड़ा और तुरंत ही वहां से चला गया। लेकिन उसने लियो के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था कि इस अपार्टमेंट के अंदर क्या कोई मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। लैंडलॉर्ड के जाने के बाद लियो काफी स्ट्रेस में आ गया। अब उसको रेंट की चिंता होने लगी। उसके पास बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं था, ना तो वो कोई काम कर रहा था। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि 1 महीने के बाद वो लैंडलॉर्ड को इतना सारा पैसा कैसे चुकाएगा। इधर जो लियो का अपार्टमेंट था उसके अंदर बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी। इन्हीं अजीब चीजों के होने के कारण लियो ने अपने लैंडलॉर्ड से ये अजीब सा क्वेश्चन पूछा था। फिलहाल उसको अपने क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं मिला था और इस कारण से ये सारी की सारी सिचुएशन लियो के लिए और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी। जब फाइनली लैंडलॉर्ड वहां से चला गया तब लियो पलटा और सीधा अपने अपार्टमेंट के अंदर चला गया और उसने दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। लेकिन दरवाजा बंद करते ही उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा, उसको बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसके बाद करीब 1 महीना बीत गया। 2 मार्च 2009 के दिन, जबकि इसके रेंट को ड्यू हुए 1 दिन ओवर हो चुका था, तब लियो का लैंडलॉर्ड फिर से एक बार इसके अपार्टमेंट में पहुंचा क्योंकि उसको इस बार भी अपना पैसा 1 तारीख को नहीं मिला था। पहले तो उसका लैंडलॉर्ड पूरे दिन लियो को फोन करता रहा उससे पूछने के लिए कि इस बार भी तुमने रेंट क्यों नहीं जमा किया, लेकिन पूरे दिन लियो ने उसके फोन को उठाया ही नहीं, उसको आंसर ही नहीं किया। इसके कारण इवेंचुअली अगले दिन लैंडलॉर्ड एक बार फिर से उसके अपार्टमेंट में पहुंचा और लगातार दरवाजे को नॉक करता रहा, लेकिन लियो ने दरवाजा खोला ही नहीं। अब लैंडलॉर्ड ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की चाबी से दरवाजा खोलेगा और अपार्टमेंट के अंदर एंटर करेगा। अब लैंडलॉर्ड ने ऐसा ही किया, उसने अपार्टमेंट के ताले को खोला और सीधा अंदर कदम रखा। अब उसको ये बात तो पता थी कि जो लियो है वो बहुत ही ज्यादा वियर टाइप का इंसान है। वो ना तो अपना रेंट पे कर रहा था, ना ही कोई काम कर रहा था, और साथ ही उसकी हरकतें भी बहुत ज्यादा विचित्र थी। हालांकि उसका ये इंप्रेशन तो था कि वो एक बहुत ही अजीब सा लड़का है और इसी कारण से लैंडलॉर्ड को यह भी उम्मीद थी कि जो अपार्टमेंट है वो बिल्कुल भी साफ सुथरी कंडीशन में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया लैंडलॉर्ड को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट था ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से उलट पलट था। यहां तक कि जो बड़ा बड़ा फर्नीचर था वो भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, बल्कि इधर उधर पड़ा हुआ था। कुछ फर्नीचर को तो एक के ऊपर एक रखकर दीवारों के साथ उनका स्टैक बना दिया गया था, उनको वियर्ड से तरीके से अरेंज कर दिया गया था, और साथ ही बहुत सारी शराब की खाली बोतलें पूरे फ्लैट में इधर उधर पड़ी हुई थी। इसके अलावा उस अपार्टमेंट में एक बड़ा सा फ्रीजर था जो कि लिविंग रूम के बीचों बीच पड़ा हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अपार्टमेंट एक तरह से बिल्कुल तहस नहस था। लेकिन जिस बात ने लैंडलॉर्ड को सबसे ज्यादा डराया वो ये थी कि पूरी दीवारों में हर जगह येलो और रेड पीसेस लगे हुए थे पेपर्स के, यानी कि चिपके हुए थे, और उनमें तरह तरह की प्रेयर्स, तरह तरह की प्रार्थनाएं लिखी हुई थी। और इन सारी की सारी प्रार्थनाओं को दीवार में चाकुओं के साथ घोंप कर अटकाया हुआ था। यानी कि हर एक प्रार्थना पर एक एक चाकू स्टैब करके इन प्रेयर्स को दीवारों के साथ अटैच किया हुआ था। अब ये सब कुछ देखकर ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड को बहुत ज्यादा अजीब लगा। उसने डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो चुका है, अब मैं तुरंत ही लियो को इस अपार्टमेंट से इविक्ट कर दूंगा, इस अपार्टमेंट से निकाल दूंगा। अब उसने जल्दी जल्दी अपार्टमेंट में लियो को ढूंढना शुरू कर दिया। वो देखना चाहता था कि लियो कहीं शराब वराब पीकर अंदर ना पड़ा हो, लेकिन पूरी तरह से अच्छी तरीके से ढूंढने के बाद भी लियो उसको अपार्टमेंट में कहीं भी नहीं मिला और अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली था। अब ये देखने के बाद लैंडलॉर्ड ने ताला लगाया और अपार्टमेंट से चला गया। उसके बाद वो एक बार फिर से वापस आया। वो हार्डवेयर स्टोर से एक नया लॉक खरीद कर लाया था। उसने पुराने लॉक को बदल दिया और नया लॉक उस दरवाजे पर लगा दिया ताकि कभी भी लियो जब भी लौट कर आए तो इस ताले को ना खोल पाए
और तब उसे लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करना ही पड़ता। लैंडलॉर्ड ये उम्मीद कर रहा था कि जल्दी ही लियो का उसके पास कॉल आएगा और वो उससे पूछेगा कि आपने लॉक क्यों बदल दिया, या कोई भी बात करेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कई महीने बीत गए, लियो कभी भी लौट कर वापस नहीं आया और कई महीनों तक ये जो अपार्टमेंट था ये खाली पड़ा रहा। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए। 7 महीनों के बाद लैंडलॉर्ड एक बार फिर से लियो के अपार्टमेंट में लौटा, और ऐसा इसलिए क्योंकि लैंडलॉर्ड के भाई ने उससे कांटेक्ट किया था और उससे पूछा था कि वो जो तुम्हारा अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है मैं उसको यूज कर सकता हूँ, तुम मुझे उसको दे दो, मैं तुम्हें रेंट वगैरह दे दूंगा। तब लैंडलॉर्ड ने उससे कहा था कि हाँ ठीक है, लेकिन पहले हमें उस अपार्टमेंट को खाली करना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। 18 अक्टूबर को ये लोग लियो के अपार्टमेंट में जाते हैं, अंदर जाते हैं, उसकी पूरी तरह से सफाई करते हैं और सारा का सारा फर्नीचर, लैंप्स और जितनी भी चीजें अंदर मौजूद थी वो सारी चीजें बाहर निकालते हैं। जो लियो के पुराने कपड़े थे, उसकी पर्सनल चीजें थी और जो भी बेकार की चीजें थी वो सारी चीजें वो बाहर निकालते हैं, उसको ट्रक में लोड करवाते हैं और पास की एक रिसाइकलिंग फैसिलिटी में भेज देते हैं। इसमें लियो का अपना फर्नीचर भी था, अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी थे, उसका फ्रिज, उसका फ्रीजर, उसका टीवी, ये सारी चीजें भी थी। ये सारी चीजें वो वहां ले जाकर बेच देते हैं। इसके अलावा जो कूड़ा कबाड़ा था वो सारा वो डंप कर देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब बाद में रिसाइकलिंग फैसिलिटी के जो वर्कर्स थे, जब इस सारे कूड़े को प्रोसेस करने के लिए उन्हें खोलकर देखते हैं, तो जो उन्हें दिखता है उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद तुरंत ही वो पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। बाद में पता चलता है कि लियो कभी भी अपने अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं गया ही नहीं था। वो उस दिन अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला ही नहीं था। लियो को पूरी तरह से ये विश्वास था कि इस अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये एक हॉन्टेड अपार्टमेंट है, इसमें कोई ना कोई भूत रहता है। और जब भी वो सोता था उसको ऐसा लगता था कि पूरे घर में कोई ना कोई वॉक कर रहा है, कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। उसको पता था कि इस तरह की आवाजें आने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके अपार्टमेंट के आसपास या ऊपर वाली मंजिल में कोई भी नहीं रहता था। तो ये जो फुटस्टेप्स उसको सुनाई दे रही थी, इनका कोई भी सेंस उसको समझ में नहीं आ रहा था। इसके अलावा वो ये भी क्लेम करता था कि उसको कुछ परछाई जैसे फिगर्स दिखाई देते हैं जो कि इस अपार्टमेंट में घूमते रहते हैं। और इस कारण से लियो को बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। लियो एक ड्रग यूजर था, वो एक बहुत बड़ा नशेड़ी था और इस कारण से उसको पूरा यकीन हो गया था, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि इस अपार्टमेंट में कोई ना कोई घोस्ट मौजूद है और जो कुछ भी उसको महसूस हो रहा है वो सच में हो रहा है। उसने अपने मन में बनाई हुई ये कहानी सच मान ली थी कि किसी ना किसी का इस अपार्टमेंट में मर्डर हुआ होगा और अब उसका घोस्ट इसको हॉन्ट कर रहा है। और इसी कारण से उसने लैंडलॉर्ड से सवाल पूछा था। अब उसको हर रात और हर दिन इस तरह की घबराहट होने लगी थी और वो बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा था, इतना ज्यादा कि वो एक तरह से पागल होने लगा था। लेकिन उसके बाद उसने इस अपार्टमेंट में एक सेफ प्लेस डिस्कवर कर लिया था। उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं इस जगह पर रहूंगा तो वो घोस्ट मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। ये जो विजन था ये इसने अपने दिमाग में बना लिया था और इस कारण से ये हमेशा अपने आप को उस जगह पर छुपा कर रखता था। ये जो लियो का सेफ प्लेस था, ये था उसका बड़ा सा फ्रीजर जिसको ये अपना बेडरूम कहता था। इसी कारण से उसने इस बड़े से फ्रीजर को अपने लिविंग रूम के बीचों बीच लाकर रखा हुआ था। जब भी वो इस अपार्टमेंट में रहता था और उसको डर लगता था, वो इस फ्रीजर के अंदर जाकर बैठ जाता था, इसके अंदर लेट जाता था और इसके अंदर उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो हमेशा थोड़ी सी लिड ओपन रखता था ताकि उसके अंदर हवा आती रहे, ऑक्सीजन आती रहे और वो सांस लेता रहे। आपको पता ही है कि जितने भी फ्रीजर होते हैं वो अच्छी तरीके से एयर टाइट होते हैं ताकि उसके अंदर का सामान खराब ना हो। लेकिन उस दिन जब लियो का लैंडलॉर्ड उस दिन बात करके वहां से चला गया, उस दिन लियो अंदर गया, उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली क्योंकि उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके बाद वो अपने इस बेडरूम के अंदर यानी कि फ्रीजर के अंदर चला गया, उसको बंद कर लिया और वो भूल गया कि उसको थोड़ा सा इसके ढक्कन को खुला रखना है ताकि अंदर ऑक्सीजन आती रहे। अब उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वो सीधा बेहोश हो चुका था। धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती चली गई होगी और वो उसके अंदर सफोकेशन के कारण मारा गया, लेकिन अपने नशे में वो उठ भी नहीं पाया और जो लिड थी उसको ओपन भी नहीं कर पाया। अब क्योंकि इस फ्रीजर के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी और ये एयर टाइट था,
इस कारण से कोई भी बदबू बाहर नहीं आई। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए। इस बीच किसी ने भी इस फ्रीजर के ढक्कन को खोलकर नहीं देखा, यहां तक कि उसके लैंडलॉर्ड ने और उसके भाई ने भी नहीं। इन लोगों ने लियो के अपार्टमेंट को खाली किया, इस फ्रीजर को भी कबाड़ में बेच दिया और फाइनली जब रिसाइकलिंग फैसिलिटी के वर्कर्स ने इस फ्रीजर को खोला तो अंदर उनको सड़ी गली लियो की लाश मिली थी। और तब ये सारी कहानी दुनिया के सामने आई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये दोनों स्टोरीज आपको कैसी लगी और साथ ही इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर काउंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।